तो हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि कुछ लोग कोपून का पीछा करते हुए या लुसियन ब्रे के भड़काने की वजह से उसे मारने की कोशिश करते हैं। और जब मागरा को इस हादसे के बारे में मालूम चलता है तो वो टमेटी जून की क्लास लगाने के बाद और उसकी बात को ना सुनते हुए विच फाइंडर की आर्मी को और लुसियन ब्रे को पकड़ने को बोलती है। और जब रेन चार्लेट और हनीवा से मिलने के बाद जेरम रेल और टोमाटा के बारे में सारी सच्चाई बताती है तो बॉबा बॉस ये डिसाइड करता है कि वो लोग मिलकर उन बमों को खत्म करने के लिए जेरम रेल के घर पे जाएंगे। और जब इसी मीटिंग के दौरान लॉर्ड हार्लिंग को ये अंदाजा होता है कि एम्बेसडर टोएड उसके कोयले का शिपमेंट का यूज बम बनाने में कर रही है तो वो एम्बेसडर के पास पहुंचकर इस बारे में या उसके प्लान के बारे में जानने की कोशिश करता है। लेकिन एम्बेसडर उसे मैनिपुलेट करते हुए ये समझाने में कामयाब हो जाती है कि उन दोनों के ही देश इस बमों की वजह से खतरे में पड़ने वाले हैं और इसी वजह से वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो दोनों के दोनों ट्वेंटीज पहुंचने के बाद उनके काउंसिल मेंबर से या ट्वेंटीज काउंसिल मेंबर के सामने टोमाटा के बमों के बारे में बताकर उसे एक्सपोज करेंगे। और फिर हम शाम को देखते हैं कि मागरा अपना फैसला सुनाते हुए जहां 3 लोगों को मौत की सजा सुनाती है वहीं विच फाइंडर की आर्मी और लुसियन ब्रे को वार्निंग देती हुए उन्हें छोड़ने का फैसला करती है। और हम मीटिंग खत्म होने के बाद ऊपर देखते हैं कि प्रिंसेस सिबेत अपने बच्चे के रूम में पहुंचकर उसे चुराने की कोशिश करती है। लेकिन बॉबा बॉस और उसके बाद कोपून के आ जाने के बाद उसका ये प्लान फेल हो जाता है और जैसे ही उसकी दासी कोपून पे हमला करती है वो अपने बच्चे को फेंक कर वहां से भाग जाती है। और एपिसोड नंबर 4 द स्टॉर्म की कहानी की शुरुआत सिबेत के भागने से शुरू होती है। और हम देखते हैं कि जब सिबेत अपनी जान बचाकर भाग रही होती है तो पाया के सैनिक अपने खोजी कुत्तों के साथ उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सिबेत अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उनसे बचने में कामयाब हो जाती है। और फिर एक किसान की घोड़े गाड़ी की हेल्प लेते हुए या उसका पीछा करने के बाद और शहर से बाहर निकलने के बाद जंगल के ओर चली जाती है। और इधर हम बॉब बॉस को देखते हैं कि अपने कुत्ते नो से बातचीत करते हुए और अपने पोते उल्फे से जान पहचान करवाने के बाद उसे ये समझाता है कि अगर सिबेत उसे लेने के लिए फिर से आती है तो वो उसके ऊपर हमला करके उसका काम तमाम कर देगा। और फिर दोनों से गुड बाय करने के बाद और बमों को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां से निकल पड़ता है। और जब रास्ते में जाते वक्त चार्लेट को ये अंदाजा होता है कि वो लोग सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं तो बॉबा बॉस उसे जवाब देता है कि उसे एक जगह पे रुकना है। और जब कोपून अपने पिता से बातचीत करते हुए या सिबेत की हेल्प करने के लिए उससे माफी मांगता है तो बॉबा बॉस उसे समझाता है कि उसने जिंदगी में बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से वो शर्मिंदा हो सकता है या उसे पछतावा हो सकता है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में जो भी काम अपने बच्चों के लिए किए हैं उसकी वजह से उसे कभी भी शर्मिंदगी या पछतावा नहीं हुआ है। और वो भी सिबेत की हेल्प करके यही करने की कोशिश कर रहा था। Thank you. और इधर हम देखते हैं कि एम्बेसडर टोएड और हार्लिन मागरा के साथ उसके रिश्ते के बारे में बातचीत करते हुए ट्वेंटी शहर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर कुछ देर तक आगे जाने के बाद हार्लिन के प्लान के अकॉर्डिंग या चोरी छिपे ट्वेंटी शहर के अंदर पहुंचने के लिए उसका दोस्त उसका वेट कर रहा होता है। और फिर एम्बेसडर टोएड के सैनिकों को काम डाउन करने के बाद और अपने दोस्त के मिलने के साथ ही वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि पावर बॉस अपनी टीम के साथ अपने दोस्त के घर पे पहुंच जाता है और फिर उस जगह के नज़ारे को दिखाने के बाद अपने दोस्त के पास जाकर उन्हें ट्वेंटी आर्मी के मकसद के बारे में या बमों के बारे में बताता है तो उसका दोस्त उसका साथ देने से मना करता है और उसे बताता है कि उसके पास ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जिसकी वजह से वो उसकी मदद कर सकता है। तो बॉबा बॉस उसे रीज़न देते हुए जैसे ही टोमाटा का नाम बताता है उन दोनों की रूह उसका नाम सुनकर कांप जाती है और उसका दोस्त उसकी बातें सुनने के बाद उसके ऊपर भड़ककर वहां से चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि हार्लिन अपने दोस्त की मदद से ट्वेंटी शहर के अंदर पहुंच जाता है। और इधर हम फिर से सिबेत को जंगलों की खाक छानते हुए देखते हैं जहां पर वो भूख लगने की वजह से पत्तों को खाने की कोशिश करती है और जब उससे उसका पेट नहीं भरता है या उसे वो पसंद नहीं आता है तो अपने भूख को मिटाने के लिए एक कीड़े को पकड़कर खा जाती है। और इधर हम देखते हैं कि लॉर्ड हार्लिन एम्बेसडर के पास पहुंचकर और उससे बातचीत करते हुए काउंसिल मेंबर के हेड बैंक के बारे में जानने की कोशिश करता है। और जब थोड़ी देर बाद बैंक वहां पे दस्तक देती है तो उसके पूछने पे एम्बेसडर उसे बताती है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से वो प्रिंसेस सिबेत को या केन को यहाँ पे नहीं ले आ पाई है।
और जब उसे लॉर्ड हार्लिन के बारे में मालूम चलता है तो वो उसके ऊपर भड़कने लगती है। लेकिन एम्बेसडर उसका गुस्सा शांत करते हुए जब उसे हार्लिन से बातचीत करने को बोलती है तो हार्लिन टोमाटा के बारे में बताकर या उसके बमों के बारे में बताकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि टोमाटा पेंसा पे हमला करने के बाद क्या पहले यहाँ पर भी हमला करने वाला है या उनकी सरकार को गिराने की कोशिश करेगा। तो बैंक उसकी बातों पे विश्वास नहीं करती है और फिर उसे चुप रहने को बोलकर और एम्बेसडर को लेकर वहाँ से चली जाती है। और जब थोड़ी देर बाद एम्बेसडर टोयर उससे बातचीत करने के बाद वहाँ पे आती है तो हार्लिन से बताती है कि वो उनकी बातों पे विश्वास नहीं करती है और उनकी बातचीत से उसे शक होने लगा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। तो हार्लिन के पूछने पे वो उसे बताती है कि बैंक ने उसे बताया है कि टोमाटा इसी शहर में मौजूद है और वो इसी वजह से कल ट्रायंगल की मीटिंग में उससे बातचीत करने वाली है या पूछताछ करने वाली है। और इधर हम देखते हैं कि जहाँ प्रिंसेस सिबेत की रातें भेड़ियों से अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में गुजर रही होती हैं, वहीं हार्लिन एम्बेसडर के साथ रात बिताते और उससे बातचीत करते हुए एम्बेसडर उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि वो मार्गरेट को छोड़कर यहीं पे रुक सकता है। तो हार्लिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने शहर पेंसा में बिताई है और वो उसे छोड़कर यहाँ पे रुक नहीं सकता। तो एम्बेसडर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वहाँ पे उसे कोई भी प्यार नहीं करता है और वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मार्गरेट उससे कभी भी प्यार नहीं करने वाली है। लेकिन हार्लिन उसे बताता है कि वो इस बात को जानने के बाद भी उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकता है और एम्बेसडर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके लायक नहीं है, वो उससे बेटर डिजर्व करता है। और हार्लिन उसे जवाब देता है कि वो उसके काबिल नहीं है, वो उससे बेटर पा सकती है। और एम्बेसडर उसे जवाब देती है कि इतना सब जानने के बावजूद भी वो हमेशा ही एक दूसरे के साथ होते हैं या अकेले होते हैं। और हम अगले दिन देखते हैं कि बाबा बॉस का जादू अपने दोस्त के ऊपर या उसकी फैमिली के ऊपर चल जाता है और वो सभी मिलकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं कि टोमाटा अपने बम के ऊपर बैठकर और ट्रायंगल मीटिंग में शामिल होते हुए अपने बम के बारे में या अपने खोज के बारे में उन्हें बता रहा होता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो इस ताकत का यूज़ करते हुए अपने सारे दुश्मनों को मिट्टी में मिला सकते हैं और उन्हें इसका यूज़ करने की वजह से ना ही किसी को भाला घोंपना पड़ेगा, ना ही अपनी आर्मी को लेकर किसी का सामना करना पड़ेगा और ना ही युद्ध करने की जरूरत है। और कुछ ही पल बीतने के साथ ही वो अपने दुश्मनों को इस धमाके की वजह से मिट्टी में मिला सकते हैं। और बैंक उसकी बातें सुनने के बाद और उससे खुश होते हुए उससे ये जानने की कोशिश करती है कि उसके पास कितने हथियार हैं। तो टोमाटा उसे जवाब देता है कि उसके पास 200 बम बने हुए हैं और दिन पर दिन और बमों को बनाया जा रहा है और वो लोग इसका यूज करके अपने दुश्मनों को खत्म कर सकते हैं। और जब दूसरा मेंबर उससे पूछता है कि वो किस एनिमी की बात कर रहा है तो टोमाटा उसे जवाब देता है कि वो लोग शुरुआत पाया से करेंगे। और जब मिलिट्री का लीडर उसे समझाने की कोशिश करता है कि टोमाटा इस काउंसिल मीटिंग में सभी मेंबर से इसको टेस्ट करने की अनुमति चाहता है तो टोमाटा उसकी बात काटते हुए बताता है कि वो उनके ऊपर हमला करके और पूरी तरह से खत्म करने के बाद उसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता है। तो वो उसे जवाब देता है कि ये तुम्हारे बम नहीं है और वो अपनी औकात से ज़्यादा बोल रहा है और ये सारे बम राजतंत्र को बिलोंग करते हैं और अगर उसे इसका इस्तेमाल करना है तो इसका फैसला यहाँ के सिर्फ परिषद ही ले सकते हैं। तो टोमाटा उसे जवाब देता है कि वो उसकी बात से सहमत नहीं है और असल में ये सारे बम उसके बम हैं और आपके जैसे सम्मानित जनरल को पता होना चाहिए कि ये सारे बमों को वो कंट्रोल करता है और जिसके पास हथियार का कंट्रोल होता है उसी की जीत होती है। और जब जनरल उसकी बात से गुस्सा होने लगता है तो बैंक टोमाटा की बात से सहमत होते हुए उसके ऊपर या उसके बातों के ऊपर अपनी सहमति जताती है। और जब उसके फैसले की वजह से सभी लोग उससे बहस करने लगते हैं तो टोमाटा बैंक और एम्बेसडर अपनी चाल चलते हुए और बम की रस्सी में आग लगाकर वहां से भाग जाते हैं। और जब एम्बेसडर टोयर हार्लिन को आकर बाहर ले जाने की कोशिश कर रही होती है तभी हार्लिन के पूछने की वजह से क्या उसके देरी करने की वजह से वहां पे बम फूट जाता है। और इधर हम देखते हैं कि जब प्रिंसेस सिबेत सुबह होने के बाद एक खरगोश को मारने की कोशिश करती है तो वो उसके पास पहुंचने के बाद उसके हाथ नहीं आता है और उसकी रुदवाली के साथ ही आसमान भी रोने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि जब एम्बेसडर टोयर हार्लिन के पास पहुंचकर उससे सारे कांड के बारे में बताती है तो उसे पूरी पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होने लगती है
और मिस्टर ट्रोय उसे बताती है कि उनका साथ देने के सिवाय उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और उसे बताती है कि इस चीज की तैयारी वो लोग ग्रीन हिल गैप बैटल के पहले से कर रहे थे और यहाँ की ट्रायंगल पहले ही बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी थी और जब उनको रोकने के लिए टोमाडा और बैंक ने उन्हें अप्रोच किया तो वो उनके प्लान को सुनकर उन्हें मना नहीं कर पाई थी। तो हाल ने उसकी बातें सुनने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है या उसकी इस छोटी सी क्रांति में वो कौन सी भूमिका निभा रहा है। तो वो उसे जवाब देती है कि वो पेंसा में उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसने उसे बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया है और अब उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। अगर वो चाहे तो वो पेंसा लौट कर अपने आप को कुर्बान कर सकता है और वो उसकी मौत में शोक मना सकती है या फिर वो यहाँ पे रुक कर उसका साथ दे सकता है। और इधर हम देखते हैं कि प्रिंसेस सिबेत बारिश से बचने की कोशिश करती है लेकिन उसका ये आइडिया बिल्कुल काम नहीं आता है और फिर वहाँ से भटकते हुए वो दूसरी ओर चली जाती है। और इधर हम देखते हैं कि मागरा अपनी बहन को याद करते हुए और अपने महल से बाहर निकलकर उसी की तरह भीग रही होती है और जब टमेटी जून आकर उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है तो मागरा उसे ढूंढने की बात करती है। तो टमेटी जून उसे जवाब देते हुए बताता है कि बारिश होने की वजह से उसके खोजी कुत्ते उसे ढूंढ नहीं सकते हैं और जब मागरा उसे बताती है कि वो उससे आज़ाद होने वाली थी तो टमेटी जून उसे जवाब देता है कि हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले हम उससे कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते हैं और उसके मरने के बाद भी हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो मागरा उसे टोंट मारते हुए जवाब देती है कि उसकी बातें बहुत ज़्यादा सुकून देती हैं। तो टमेटी जून उसे जवाब देता है कि अगर वो अपनी बातों से लोगों को सुकून दे सकता था तो वो बहुत पहले ही इस हुनर की वजह से मारा गया होता। और इधर हम देखते हैं कि जब अम्बेसडर ट्रोय टोमाडा और बैंक से मिलती है तो वो लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे हार्लेन को यहाँ से भेजना पड़ेगा। तो ट्रोय उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि वो पाया के शहर को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। तो टोमाडा उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके प्यार के चक्कर में उनके प्लान पे पानी फेर सकती है। तो अम्बेसडर उसे जवाब देती है कि वो वैसा ही करेगा जो वो चाहती है और बैंक उसे समझाते हुए पूछती है कि अगर उसका प्लान उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो I'll kill him myself. और फिर बैंक उसे बताती है कि वो टोमाटो के साथ कल यहाँ से निकल रही है और अगर वो चाहती है कि हार्लेन उसके साथ जाए तो ये उसकी मर्जी है लेकिन वो अपने प्यार की वजह से इस मिशन को खतरे में नहीं डाल सकती है। और इधर हम देखते हैं कि कोपून बाबा बॉस से बातचीत करते उसके दोस्त के बारे में जानने की कोशिश करता है और पापा बॉस उसे बताता है कि वो दोनों ही एक दूसरे के साथ ही बड़े हुए हैं और एक साथ ही ट्वेंटन की आर्मी में शामिल हुए थे और जब उसने अपने पिता को मारा था तो रेंजर ने उसे ट्वेंटी शहर से भागने में मदद की थी लेकिन ईडो को इस बारे में पता चल गया था और वो उसे गिरफ्तार कर उसने टोमाडा के हवाले कर दिया था और टोमाडा उसके जैसे कैदियों पे या उनकी आग को ठीक करने के लिए उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करता था। तो कोपून जवाब देता है कि टोमाडा सिर्फ मरना डिजर्व करता है। तो बाबा बॉस उसे जवाब देता है कि वो बिल्कुल सही है लेकिन वो टोमाडा को बहुत ही धीरे धीरे और तड़पाकर मारना चाहता है। और इधर हम देखते हैं कि सिबेत बारिश से बचते हुए एक गुफा के अंदर पहुंच जाती है और जब थोड़ी खुशियां मनाने के बाद वहां पे सो जाती है तो वहां पे एक अजगर घूमते हुए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। और इधर हम मागरा को अपने आप से या आने वाले तूफान से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए देखते हैं। और फिर हम सुबह होने पे देखते हैं कि जेरामेल की बेटियां या उसके बच्चे अपने घरों में मजदूरों का काम कर रहे हैं और जब एक बेटी का काम करते हुए उसका मास्क निकल जाता है या उसमें खराबी हो जाती है तो वो उसके मास्क को फेंक कर बिना मास्क के काम करने को बोलता है। लेकिन जब उसकी बड़ी बहन उन्हें समझाने की कोशिश करती है तो वो उसे एक थप्पड़ रसीद कर देते हैं लेकिन वो इस बात से गुस्सा होते हुए उनके ऊपर हमला बोल देती है लेकिन उसका ये आइडिया बिल्कुल काम नहीं आता है और वो लोग उसे पकड़कर दूसरे रूम में बंद कर देते हैं। और इधर हम बाहर देखते हैं कि बाबा बॉस अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुँच चुका है और जहाँ मेंस की टीम डिस्ट्रक्शन का काम करती है वहीं लेडीज की टीम उनसे अलग होकर उन्हें बचाने के लिए अंदर चली जाती है। और जब हनीवा को उनकी बड़ी बहन के बारे में या सेवा के बारे में मालूम चलता है तो
वो रेन और चार्लेट को उनके हवाले करते हुए उनकी बड़ी बहन को बचाने के लिए चली जाती है। और जब वो खोजबीन करते हुए और दरवाजा तोड़कर जब उसके अंदर पहुंचती है तो वो उससे जानने की कोशिश करती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तो हनीवा उसकी मदद का वादा करते हुए और उसे अपने प्लान के बारे में बताकर उसे अपने साथ चलने को बोलती है। और जब सेवा अपने भाई के बारे में पूछती है तो हनीवा को ये बताना पड़ता है कि ट्वेंटेड के लोगों ने उसके भाई को मार डाला है। और जब बाहर जाने के बाद सभी लोगों का काम तमाम हो जाता है तो टोमाडा और उसकी आर्मी वहां पे पहुंच जाती है और बाबा बॉस और उनको ना चाहते हुए भी फिर से घर के अंदर जाना पड़ता है। लेकिन हनीवा वहां से जाने से पहले ये नोटिस करती है कि लॉर्ड हालेन भी उनके साथ आ रहा है। और इधर हम देखते हैं कि प्रिंसेस सिबेत पाइथन के हमले से पूरी तरह से बच चुकी है और पाइथन का भी काम तमाम हो चुका है। तो सिबेत इस बात को जानने के बाद और उठकर बैठने के बाद उसको खा जाती है और फिर गंगा स्नान करते हुए पूरी तरह से तृप्त हो जाती है और उसे देखकर यही लगता है कि उसे अब एक नया जीवन दान मिल चुका है। और इधर हम देखते हैं कि क्वीन मार्गरा पायन सिटी में एक मीटिंग बुलाने के बाद सभी काउंसिल मेंबर को आने वाले खतरे के बारे में बता देती है और सभी लोग उसकी बात पे विश्वास करते हुए उसका साथ देने का वादा करते हैं। और फिर मार्गरा उनकी हामी भरने के बाद टमेटी जून से बातचीत करते हुए उसे लूसियन ब्रे के पास पहुंचकर या इस जंग में शामिल होने के लिए उसे मनाने को बोलती है। तो टमेटी जून उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बात मुमकिन नहीं है क्योंकि उसी ने उसके 3 आदमियों को मौत की सजा सुनाई थी। तो मार्गरा जवाब देती है कि उसने बाकियों को छोड़ दिया था और उन्हें हर हाल में उससे बातचीत करनी पड़ेगी या उन्हें मनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और इधर हम देखते हैं कि लूसियन ब्रे अपने आदमियों का शोक मनाते हुए और उन्हें संबोधित करते हुए जब क्वीन मार्गरा के खिलाफ भड़का रहा होता है तभी उसकी साथी आकर उसे बताती है कि क्वीन उससे मिलने के लिए आई है। और जब वो समझता है कि वहाँ पे उससे मिलने के लिए क्वीन मार्गरा आई है तो प्रिंसेस केन उसे सरप्राइज देते हुए बताती है कि क्वीन मार्गरा उसकी रानी नहीं है बल्कि वो उसकी रानी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।